हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं गिब्स ऊर्जा, या इसी को बोल दिया जाता है गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है, पहले तो हम समझते हैं बेसिकली जो गिब्स ऊर्जा है ना, इसके मैं आपको 3 स्टेटमेंट बताऊंगा और इन 3 स्टेटमेंट को डिफाइन करते ही आपको समझ में आ जाएगा गिब्स ऊर्जा का क्या मतलब होता है। तो गिब्स ऊर्जा का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास कुल ऊर्जा अवेलेबल है, आपको कुल ऊर्जा है, तो कुल ऊर्जा में से जो फ्रैक्शन, जो प्रभाज उपयोगी कार्य के लिए उपलब्ध होता है उसको बोल दिया जाता है गिब्स ऊर्जा। या इसकी परिभाषा दी जाती है कुल ऊर्जा का वह प्रभाज जो उपयोगी कार्य के लिए उपलब्ध हो, गिब्स ऊर्जा कहलाती है। जैसे मैंने लिख भी दिया है, कुल ऊर्जा का वह प्रभाज जो उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध हो, गिब्स ऊर्जा कहलाती है। मतलब आपके पास जो भी टोटल एनर्जी है, उस टोटल एनर्जी का वो फ्रैक्शन जो यूजफुल वर्क करने के लिए अवेलेबल है, दैट इज द गिब्स एनर्जी। ठीक है, इसको एक मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मान लो सपोज आपकी जो गिब्स ऊर्जा है, या इसको ऐसे समझते हैं, इसको अपन ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, वो अपनी क्लास अटेंड करने के लिए आया फर्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो अपने अंदर अपने एनर्जी स्टोर करके लाया। अब एनर्जी जो स्टोर करके लाया ना, तो सपोज जब बच्चा क्लास में आ रहा है ना, तो अपने साथ में 100 किलो जूल एनर्जी स्टोर करके लाया। ये लीजिए, इधर रफ वर्क कर रहा हूं मैं, ये 100 किलो जूल एनर्जी वो स्टोर करके लाया। इसका मतलब 100 किलो जूल क्या है, तो 100 किलो जूल तो उसकी टोटल एनर्जी होगी। ये तो बन गई उसकी टोटल एनर्जी, इसको बोला हमने कि ये उसकी टोटल एनर्जी है। ठीक है, अब बच्चा जो एनर्जी स्टोर करके ला रहा है, वो यहाँ पर आके 2 तरह का कार्य करेगा। नंबर 1 तो वो पढ़ाई करेगा। हम जानते हैं कि जो पढ़ाई वाला कार्य होता है, एक यूजफुल वर्क होता है, उपयोगी कार्य होता है। और दूसरा जो कार्य करेगा वो ब्रेक होगा, इधर उधर घूमेगा फिरेगा, रेंडमनेस बढ़ाएगा, तो इसका मतलब अव्यवस्था का कार्य भी तो होगा ना। इसका मतलब वो जो बच्चा क्लास में आ रहा है ना अटेंड करने के लिए, वो यहाँ 2 प्रकार के कार्य कर रहा है। एक तो वो यूजफुल वर्क करेगा, यूजफुल वर्क का स्टडी वाला वर्क, ये लीजिए स्टडी वाला जो वर्क, इसको बोलते हमने यूजफुल वर्क, ये करेगा। और दूसरा वो जो इधर उधर घूमेगा फिरेगा, उसके अंदर रेंडमनेस को बढ़ाएगा, एंट्रोपी को बढ़ाएगा, उसमें तो एनर्जी तो खर्च होगी। आप 100 किलो जूल एनर्जी लेके आ रहे हैं, पता लगा 100 किलो जूल में से 90 किलो जूल एनर्जी तो इसने 90 किलो जूल एनर्जी तो इसने स्टडी में खर्च कर दी, और 10 किलो जूल एनर्जी इसने एंट्रोपी को बढ़ाने में खर्च कर दी है। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा हो सकता है कि जो स्टडी वाला कार्य है वो तुम्हारा यूजफुल कार्य है, ये तो यूजफुल वर्क हो गया, और ये क्या है, ये हमारे लिए यूजलेस वर्क हो गया। तो आपको अगर बोला जाए कि आपकी गिब्स ऊर्जा कितनी है, अगर कुल ऊर्जा बोले तो 100 किलो जूल बोलना है। अगर आपसे बोले आपकी गिब्स ऊर्जा कितना है, तो हमने क्या बोला कि कुल ऊर्जा का वह प्रभाज जो उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध है। तो उपयोगी कार्य करने के लिए तो 90 ही उपलब्ध है ना। इसका मतलब गिब्स ऊर्जा तो 90 को कहेंगे, 100 को थोड़ी ना कहेंगे। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं 100 में से अगर मैं 10 को हटा देता हूँ, 100 में से 10 को हटा दिया तो 90 बचते हैं। इसका मतलब कुल ऊर्जा में से अगर हम इस यूजलेस एनर्जी को माइनस कर दे, एंट्रोपी की जो एनर्जी है इसको बोलते हैं यूजलेस एनर्जी, तो इस यूजलेस एनर्जी को माइनस कर दे तो हमारे पास आएगी यूजफुल एनर्जी, और वो जो यूजफुल एनर्जी है उसी को बोला जाता है गिब्स ऊर्जा। तो पहले हमने ये लिखा, कुल ऊर्जा का वह प्रभाज जो उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध है, गिब्स ऊर्जा कहलाती है। नंबर 1 पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट समझाता हूं। जैसे मान लो आप गिब्स ऊर्जा मान लो सपोज 90 किलो जूल है, 2 स्टूडेंट है, समझना आप क्लास में 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, दोनों की गिब्स ऊर्जा 90 किलो जूल है। ठीक है, अब दोनों बच्चे स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करेंगे तो उनकी गिब्स ऊर्जा खर्च होगी। दोनों जब आए थे, दोनों की गिब्स ऊर्जा 90 किलो जूल थी। जब सारी क्लास अटेंड करने के बाद जब जाने लगे, तो एक बच्चे की गिब्स ऊर्जा बची थी 80 किलो जूल, और एक बच्चे की गिब्स ऊर्जा बची हुई थी 10 किलो जूल। तो पहला जो बच्चा है उसकी गिब्स ऊर्जा बची थी 80 किलो जूल, और दूसरा बच्चे की गिब्स ऊर्जा बची थी 10 किलो जूल। तो इस गिब्स ऊर्जा को देख के क्या पता लग रहा है कि पहला जो बच्चा है इसने स्टडी कम करी और दूसरे बच्चे ने स्टडी ज्यादा करी। कैसे पता लगा? क्योंकि उसकी गिब्स ऊर्जा ज्यादा खर्च हो रही है। इसका मतलब किसी बच्चे की अगर गिब्स ऊर्जा ज्यादा खर्च हो रही है, इसका मतलब उस बच्चे ने उपयोगी कार्य ज्यादा किया। इसका मतलब यह हुआ कि हम गिब्स ऊर्जा को देख के किसी निकाय के द्वारा उपयोगी कार्य करने की क्षमता का मापन कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखा? गिब्स ऊर्जा एक ऊष्मागतिकी गुणधर्म है जो किसी निकाय द्वारा उपयोगी कार्य करने की क्षमता का मापन है। और इसे देखने से पता भी लग रहा है निकाय की गिब्स ऊर्जा में जितनी ज्यादा कमी होगी, निकाय उतना ही ज्यादा यूजफुल कार्य करेगा। ऐसे हो सकते हैं जिस निकाय की गिब्स ऊर्जा में जितनी ज्यादा कमी हो रही है, इसका मतलब इस निकाय के द्वारा उपयोगी कार्य करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है। ये भी दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, गिब्स ऊर्जा नियत ताप तथा नियत दाब पर संपन्न हो रहे प्रक्रम की स्वतंत्रता को बताता है। ये पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। हमने तीसरा पॉइंट क्या लिखा कि जो गिब्स ऊर्जा है, हम इस गिब्स ऊर्जा की मदद से कोई भी प्रक्रम है जो कि नियत ताप और नियत दाब पे संपन्न हो रहा है, हम उसकी स्वतंत्रता गिब्स ऊर्जा की मदद से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे ये हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। चलिए जी, पहला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें समझ में आ गया कि गिब्स ऊर्जा क्या है। तो हम तो बोल सकते हैं
कुल ऊर्जा का वह प्रभाव जो उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध हो, जो कुल ऊर्जा है उसको बोलते हैं एंथैल्पी। ये एंथैल्पी होती है कुल ऊर्जा। तो अपन ये काम करें, कुल ऊर्जा में से इस यूजलेस एनर्जी को माइनस कर दे। हमने क्या बोला, एंट्रोपी की एनर्जी यूजलेस एनर्जी होती है। एंट्रोपी बराबर होता है Q अपॉन T, वहां से Q निकालेंगे तो T इंटू एस। तो ये जो यूजलेस एनर्जी है इसको बोलते हैं T इंटू एस। तो यहाँ से देख के पता लग रहा है कुल ऊर्जा H में से अगर हम TS को माइनस कर दे तो क्यूब ऊर्जा G आ जाती है। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया, देखो इधर टोटल एनर्जी माइनस यूजलेस एनर्जी, ये किसके बराबर हो गया, गिब्स एनर्जी या यूजफुल एनर्जी। टोटल एनर्जी को H से लिखा, यूजलेस एनर्जी को TS से लिखा, तो हम इससे बोल सकते हैं G बराबर होता है H माइनस TS। एक फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट नहीं, याद कर लेना, G बराबर होगा H माइनस TS। चलिए जी, अब गिब्स ऊर्जा क्या है, तो ऊर्जा, अगर ऊर्जा है तो ये मास पर डिपेंड करेगा, इसलिए बोलते हैं गिब्स ऊर्जा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। गिब्स ऊर्जा विस्तीर्ण गुणधर्म होता है तथा अवस्था फलन भी है। अगर अवस्था फलन है तो परिवर्तन लिखेंगे, तो हम लिखने जा रहे हैं गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी। जी बराबर हमारे पास H माइनस TS है। हमने चेंज लिखना है तो चेंज क्या लिखेंगे, डेल्टा जी बराबर डेल्टा H माइनस डेल T इंटू एस लिख दिया। हमने अभी बोला था कि ये जो प्रक्रम है नियत ताप और नियत दाब पे जो प्रक्रम होगा उसकी स्वतंत्रता बताएंगे। ताप नियत होगा, चलो जी ताप नियत ले लेते हैं। अगर ताप नियत ले तो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा जी बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अगर इसी फॉर्मूले को मानक की स्थिति में लिखे तो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा जी नोट बराबर डेल्टा H नोट माइनस T डेल्टा S नोट। ये जो अभी की बनी ना, दोनों समीकरण बनी, इनको बोल दिया जाता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। और दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। क्या फॉर्मूला, डेल्टा जी बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अगर मानक की स्थिति में लिखोगे तो डेल्टा जी नोट बराबर होगा डेल्टा H नोट माइनस T डेल्टा S नोट। यहाँ पर डेल्टा जी क्या है, तो डेल्टा जी गिब्स ऊर्जा परिवर्तन है, डेल्टा H एंथैल्पी परिवर्तन है, डेल्टा S एंट्रोपी परिवर्तन है, डेल्टा जी नोट मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन है। इस जिसके ऊपर जो नोट लिख दिया जाता है इसका मतलब होता है मानक। डेल्टा H नोट मानक एंथैल्पी परिवर्तन है और डेल S नोट मानक एंट्रोपी परिवर्तन होता है। ठीक है, लिख भी दिया हमने, डेल जी नोट मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, डेल H नोट मानक एंथैल्पी परिवर्तन, डेल S नोट मानक एंट्रोपी परिवर्तन। अब आप कहेंगे मानक का क्या मतलब, ये नोट लगाते हैं मानक। मानक स्थिति, मानक स्थिति का मतलब होता है अधिकतम स्थायित्व की स्थिति। मानक स्थिति का मतलब अधिकतम स्थायित्व की स्थिति। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट अगर अपनी मानक स्थिति में है, मतलब वो एलिमेंट अपनी अधिकतम स्थायित्व की स्थिति में है। और ये माना गया है कि अधिकतम स्थायित्व होता है कमरे के ताप पर, जो कि लिया जाता है 25 डिग्री। तो जब भी मानक स्थिति की बात हो तो ताप का मान लेना है 25 डिग्री, दाब का मान लेना है एक बार, और एक एटम लगभग बराबर होता है। तो लिखा हमने मानक स्थिति अधिकतम स्थायित्व की स्थिति, ताप का मान लेना है 25 डिग्री या 298 केल्विन, और दाब का मान लेना है एक बार लगभग एक एटम। एक एटम एक बार बराबर से ही होते हैं, तो हम कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बोला था ना, गिब्स ऊर्जा के 3 पॉइंट लिखवाए थे। पहला पॉइंट समझा दिया, अब दूसरा पॉइंट समझाता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या लिखा था, गिब्स ऊर्जा एक उष्मागतिकी गुणधर्म है जो किसी निकाय के द्वारा उपयोगी कार्य करने की क्षमता का मापन है। उसी पॉइंट को हमने समझा तो दिया था, पर उसको मैथमेटिकली समझ रहा हूँ, तो मैंने हेडिंग लिख दिया गिब्स ऊर्जा परिवर्तन तथा उपयोगी कार्य। हम इसको उष्मागतिकी के प्रथम नियम से समझते हैं। उष्मागतिकी का प्रथम नियम डेल्टा E बराबर होता है Q प्लस W। हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं निकाय की उपयोगी कार्य करने की क्षमता का मापन देखना चाह रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं निकाय कितना वर्क कर सकता है, उसकी एबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं। अगर आप निकाय की एबिलिटी चेक करना चाह रहे हो, निकाय की क्षमता को परखना चाह रहे हो, तो आपको कार्य निकाय से करवाना पड़ेगा। इसलिए बोलेंगे यहाँ पर हम कार्य लेंगे निकाय द्वारा किया गया कार्य। निकाय द्वारा किया गया कार्य आप जानते हैं, अगर कार्य निकाय करे तो W का साइन नेगेटिव होगा, तो हमने W को नेगेटिव ले लिया, तो डेल्टा E बराबर आ जाएगा Q माइनस W। इसको लिख सकता हूँ Q बराबर डेल्टा E प्लस W। यहाँ तक आ गया। हमने आपको समझा था कार्य दो प्रकार के, एक पीवी वर्क, एक नॉन पीवी वर्क। तो W की जगह लिख देता हूँ मैं पीवी प्लस नॉन पीवी, तो इसको लिखा, और Q की जगह लिखा। डेल्टा S बराबर होता है ना Q अपॉन T, तो Q बराबर होगा T डेल्टा S, तो Q की जगह तो T डेल्टा S लिखा, डेल्टा E की जगह डेल्टा E लिखा। W कार्य दो प्रकार के हैं, तो इसको लिख दिया WPV प्लस W नॉन पीवी। नेक्स्ट स्टेप T डेल्टा S ये लिखा, डेल्टा ये लिखा। WPV और PV कार्य P डेल्टा भी होता है, इसकी जगह P डेल्टा भी लिखा, और साथ में लिख दिया W नॉन पीवी। यहाँ तक आ गया, आप समझते होंगे। डेल्टा E प्लस P डेल्टा भी इसको बोलते हैं डेल्टा H, इसकी जगह डेल्टा H लिख दिया, तो डेल्टा H प्लस W नॉन पीवी। यहाँ तक पहुंच गया। तो स्टेप आ गया हमारे पास में W नॉन पीवी बराबर T डेल्टा S, मैंने डेल्टा H लिख दिया है। इसमें से माइनस कॉमन ले तो ये बनेगा डेल्टा S माइनस T डेल्टा S, और डेल्टा S माइनस T डेल्टा S को बोलते हैं डेल्टा G। तो फॉर्मूला बन गया T डेल्टा S, यस W नॉन पीवी बराबर माइनस डेल्टा G। ठीक है,
ये लिख दिया मैंने इधर, या डेल्टा जी बराबर होता है माइनस डब्ल्यू यूजफुल, या डेल्टा जी बराबर माइनस डब्ल्यू नॉन पीवी। आपको देखने से पता लग रहा है माइनस का मतलब डब्ल्यू, या ये लिखना ना आपने डब्ल्यू नॉन पीवी बराबर माइनस ऑफ डेल्टा जी, ये आपने लिखा ना। डेल्टा जी के आगे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब गिब्स ऊर्जा में कमी, तो गिब्स ऊर्जा में कमी किसके बराबर है? उपयोगी कार्य के बराबर है। अभी बोला तो था आपसे, किसी निकाय की गिब्स ऊर्जा में जितनी ज्यादा कमी होगी, इसका मतलब उस निकाय के द्वारा उपयोगी कार्य करने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब हम गिब्स ऊर्जा की मदद से हम यूजफुल वर्क भी निकाल सकते हैं। तो आप तो फॉर्मूला याद कर लो कि डब्ल्यू नॉन पीवी बराबर माइनस डेल्टा जी होता है। लिख दिया स्टेटमेंट, निकाय की गिब्स ऊर्जा में कमी उपयोगी कार्य के बराबर होती है। चलिए जी नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट क्या लिखा था? तीसरा पॉइंट ये लिखा था कि गिब्स ऊर्जा की मदद से हम किसी प्रक्रम की स्वतंत्रता के बारे में बता सकते हैं। तो अगला पॉइंट है प्रक्रम की स्वतंत्रता तथा गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, यानी गिब्स ऊर्जा की मदद से आप प्रक्रम की स्वतंत्रता कैसे बताओगे। चले जी इसको समझते हैं। डेल्टा एस टोटल बराबर होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये तो आप समझते ही हो। हमने मान लिया, माना निकाय नियत ताप T केल्विन तथा नियत दाब P पर उष्मा उत्सर्जित करता है। हमने मान लिया हमारा जो निकाय है वो T केल्विन ताप और जो दाब उसका P है उस पर उष्मा उत्सर्जित करता है। उष्मा क्यों उत्सर्जित करता है? वो भी कब? जब दाब नियत है। और आपको पता है नियत दाब की उष्मा को बोलते हैं QP, और QP का मतलब डेल्टा एच होता है। तो ये लिखा ना, नियत दाब है तो Q बराबर, Q की जगह क्या लिखा? QP, और QP का मतलब नियत दाब की उष्मा को डेल्टा एच बोला जाता है। नंबर 1। दूसरा आप ये भी समझते हैं निकाय जितनी उष्मा उत्सर्जित करेगा परिवेश उतनी ही ग्रहण करेगा। तो इसका मतलब निकाय और परिवेश की उष्मा का मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है, साइन अपोजिट होता है। तो हम ये बोल सकते हैं डेल्टा एच सिस्टम बराबर लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एच सराउंडिंग। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी यहाँ चले, डेल्टा एच टोटल की जगह डेल्टा एच टोटल लिखा है, ये लीजिए इस स्टेप को वापस लिख रहा हूँ। ये लिखा डेल्टा एच सिस्टम की जगह डेल्टा एच सिस्टम लिखा। ये जो डेल्टा एच सराउंडिंग है इसकी जगह लिखा मैंने डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टी, और डेल्टा एच सराउंडिंग की जगह लिख दिया माइनस डेल्टा एच सिस्टम। तो ये बन जाएगा माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। ये लीजिए यहाँ तक आ गया। इस पूरे को टी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये नेक्स्ट स्टेप देखो, पूरे को टी से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा टी डेल्टा एच टोटल बराबर टी डेल्टा एच सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम यहाँ तक आ गया। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम। तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच को बोलते हैं डेल्टा जी। यहाँ पर डेल्टा एच भी सिस्टम का है, डेल्टा एच भी सिस्टम का है, इसका डेल्टा जी भी सिस्टम का बनेगा। तो फॉर्मूला बन गया टी डेल्टा एच टोटल बराबर माइनस डेल्टा जी सिस्टम। यहाँ हम लिख सकते हैं डेल्टा जी सिस्टम बराबर माइनस टी डेल्टा एच टोटल। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम के अंदर इस पर क्वेश्चन आया हुआ है और एक बार एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। तो फॉर्मूला अच्छे से याद रख ले। डेल्टा जी सिस्टम बराबर होता है माइनस टी डेल्टा एच टोटल। आप लोग कैसे याद करते हो? डेल्टा जी बराबर माइनस टी डेल्टा एच, ऐसे नहीं, डेल्टा जी सिस्टम का है और डेल्टा एच यहाँ पर टोटल है, इसमें अच्छे से याद करना। डेल्टा जी सिस्टम बराबर है माइनस टी डेल्टा एच टोटल। ये टोटल बोलना मत भूल जाना। अगर आप टोटल नहीं बोलेंगे और केवल डेल्टा एच लिखेंगे तो वो केवल निकाय का बन जाता है। तो फॉर्मूला है डेल्टा जी सिस्टम बराबर माइनस टी डेल्टा एच टोटल। चलिए जी यहाँ तक आगे। अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रक्रम की स्वतंत्रता जांचनी है, आपको पता है प्रक्रम स्वतंत्र हो उसके लिए डेल्टा एच टोटल 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने मान लिया यदि डेल्टा एच टोटल 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो आप डेल्टा एच टोटल 0 से बड़ा रख के देखो, आपका डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव आ गया, इसका मतलब स्वतंत्र प्रक्रम की कंडीशन आ गई ना। स्वतंत्र प्रक्रम कब होगा? जब डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव होगा। इसका मतलब डेल्टा जी सिस्टम अगर नेगेटिव है तो प्रक्रम स्वतंत्र होगा। दूसरा, इफ डेल्टा एच टोटल नेगेटिव, अगर मान लो डेल्टा एच टोटल नेगेटिव है, डेल्टा एच टोटल नेगेटिव का मतलब अस्वतंत्र प्रक्रम, तो आप इसमें डेल्टा एच टोटल को नेगेटिव रखें, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो डेल्टा जी सिस्टम आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है, अगर डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव है तो प्रक्रम स्वतंत्र होगा, डेल्टा जी सिस्टम पॉजिटिव है तो प्रक्रम अस्वतंत्र होगा। एक और केस लिया, डेल्टा एच टोटल का मान 0 कब होगा? जब उत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। तो डेल्टा एच टोटल 0 रख के देखो तो आएगा साम्य स्थिति उत्क्रमणीय प्रक्रम, तो डेल्टा जी सिस्टम भी 0 होगा। ठीक है, तो कुल मिला के क्राइटेरिया बन गया। अगर डेल्टा जी सिस्टम का मान नेगेटिव है तो स्वतंत्र प्रक्रम है, डेल्टा जी सिस्टम का मान पॉजिटिव है अस्वतंत्र प्रक्रम है, और डेल्टा जी सिस्टम अगर हमारा 0 है इसको बोल दिया जाता है साम्य स्थिति। ये लीजिए डेल्टा जी सिस्टम 0, ये बनेगा आपका साम्य स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट। चलो जी, ये तो समझ में आ गया कि प्रक्रम के स्वतंत्र होने के लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होना चाहिए। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ डेल्टा जी ऋणात्मक हो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। चलो जी, सवाल आपके पास आएगा रासायनिक अभिक्रिया का।
अब रासायनिक अभिक्रिया में भी क्या होगा, या तो अभिक्रिया उष्मासेपी होगी या अभिक्रिया उष्माशोषी होगी। अच्छा, उसमें भी दो केस बनेंगे, या तो एंट्रोपी बढ़ रही होगी या कम हुई हो रही होगी, ऐसे हो सकते हैं। कुल मिला के 4 केस बने। कैसे, उष्मासेपी में भी क्या होगा, या तो उसका डेल्टा एस पॉजिटिव होगा या डेल्टा एस नेगेटिव होगा। उष्माशोषी में भी 2 केस बनेंगे, या तो उसका डेल्टा एस पॉजिटिव होगा या उसका डेल्टा एस नेगेटिव होगा। कुल मिला के मैंने 4 केस बना दिए। केस नंबर 1 उष्मासेपी का ले रहा हूँ, पहला और दूसरा केस उष्मासेपी का लिया, डेल्टा एस नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव। दूसरा केस लिया, डेल्टा एस तो नेगेटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है। इसका मतलब पहला केस क्या है, अभिक्रिया उष्मासेपी है पर उसके अंदर एंट्रोपी बढ़ रही है। दूसरा केस क्या लिया, अभिक्रिया उष्मासेपी है पर उसके अंदर एंट्रोपी कम हो रही है। ये दूसरा केस, 2 केस होंगे। तीसरा और चौथा केस क्या है, डेल्टा एस पॉजिटिव और फोर्थ में भी डेल्टा एस पॉजिटिव, इसका उष्माशोषी और इसमें भी डेल्टा एस पॉजिटिव का उष्माशोषी में एंट्रोपी बढ़ रही है और इसका उष्माशोषी में एंट्रोपी कम हो रही है। इसका मतलब 4 केस है। पहला केस उष्मासेपी एंट्रोपी बढ़ रही है, दूसरा केस उष्मासेपी एंट्रोपी कम हो रही है, तीसरा केस उष्माशोषी एंट्रोपी बढ़ रही है और फोर्थ केस उष्माशोषी एंट्रोपी कम हो रही है। ठीक है, पहला केस समझते हैं। डेल्टा जी बराबर होगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एस हमारा नेगेटिव है तो डेल्टा एस तो नेगेटिव आ गया, डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव आ जाएगा, डेल्टा जी नेगेटिव आ गया। यानी केस नंबर 1 क्या बोलता है, अगर अभिक्रिया उष्मासेपी है और उसमें भी अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो आप ताप का मान कुछ भी रख दो, हमेशा प्रक्रम स्वतः होगा। तो लिखा ताप के सभी मानों के लिए प्रक्रम स्वतः होगा। दूसरा केस, अभिक्रिया उष्मासेपी है पर उसके अभिक्रिया के अंदर एंट्रोपी का मान कम हो रहा है। देखो, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस नेगेटिव है, ये नेगेटिव आ गया, डेल्टा एस नेगेटिव 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 मिलकर पॉजिटिव, तो एक तो नेगेटिव हो गया, दूसरा पॉजिटिव हो गया। आपको डेल्टा जी नेगेटिव लाना है तभी तो स्वतः होगा। तो एक क्वांटिटी नेगेटिव है और दूसरी क्वांटिटी पॉजिटिव है और आपको दोनों का अलजेब्रिक सम नेगेटिव लाना है। ऐसा तभी होगा जब ऋणात्मक वाली संख्या बड़ी हो। इसका मतलब डेल्टा एच का जो मान है वो टी डेल्टा एस से बड़ा होना चाहिए। फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव, डेल्टा जी की ऋणात्मक होने के लिए डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस से बड़ा होना चाहिए। ऐसे बोल दो, टी और डेल्टा एस का जो गुणनफल है वो कम से कम होना चाहिए। ऐसा कब होगा, जब ताप का मान निम्न होना चाहिए। तो हम इसे बोलेंगे उष्मासेपी अभिक्रिया में अगर एंट्रोपी कम हो रही है तो ऐसी अभिक्रिया है निम्न ताप पर स्वतः होगी और आपने ताप का मान उच्च कर दिया, ये अभिक्रिया अस्वतः बन जाएगी। तो लिखा ताप के निम्न मानों के लिए प्रक्रम स्वतः होता है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ केस पे चलते हैं। थर्ड केस, डेल्टा जी बराबर हमारे पास है डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ गया, डेल्टा एस पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, इसके आगे साइड नेगेटिव है। एक क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, एक क्वांटिटी नेगेटिव होगी। आपको डेल्टा जी नेगेटिव लाना है तो ऐसा कब होगा, जब नेगेटिव वाली क्वांटिटी बड़ी हो, यानी टी डेल्टा एस का मान डेल्टा एस से बड़ा होना चाहिए। फॉर डेल्टा जी टू भी नेगेटिव, टी डेल्टा एस का मान डेल्टा एस से बड़ा होना चाहिए, यानी टी और डेल्टा एस का गुणनफल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा कब होगा, जब ताप का मान उच्च हो। तो बोलेंगे यह अभिक्रिया केवल और केवल ताप के उच्च मानों के लिए स्वतः होती है। तो ताप के उच्च मानों के लिए प्रक्रम स्वतः होगा। फोर्थ केस हमने बना दिया, डेल्टा एस पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस हो गया। डेल्टा एस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ले लिया, ये नेगेटिव 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 मिलके पॉजिटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ेंगे तो डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया। यानी फोर्थ वाला केस क्या बोलता है, अभिक्रिया उष्माशोषी है, उसमें भी अगर एंट्रोपी कम हो रही है ना तो आप ताप का मान कुछ भी रख दो, अभिक्रिया कभी भी स्वतः नहीं होगी। तो अभिक्रिया कभी भी स्वतः कब नहीं होगी, जब उष्माशोषी और एंट्रोपी कम हो, और हमेशा स्वतः कब होगी, जब उष्मासेपी और एंट्रोपी बढ़ रही हो। यानी केस नंबर 1 ताप के सभी मानों के लिए स्वतः होगा, केस नंबर 4 ताप के सभी मानों के लिए असतः होगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बना दिया, निम्न परिवर्तनों के लिए डेल्टा जी का चिन्ह ज्ञात करो। कुछ परिवर्तन दे रखे, कुछ चेंज दे रखे, आपसे बोला गया इनके लिए डेल्टा जी का मान बताना है। पहले परिवर्तन देख लो, अभी डिस्कस करते हैं इसको। देखो हाँ, पहला परिवर्तन दे रखा है, H2O सॉलिड से हमने H2O लिक्विड बना दिया 0 डिग्री 180 एम पर। आइस और वाटर है 0 डिग्री 180 एम, आपको याद होगा आइस और वाटर 0 डिग्री 180 एम पर साम्य पर होते हैं। ये लीजिए साम्य पर, और साम्य पर डेल्टा जी का मान 0। तो पहले का आंसर देंगे डेल्टा जी बराबर 0। दूसरा, H2O सॉलिड से हमने H2O लिक्विड बना दिया 25 डिग्री। इसका मतलब 25 डिग्री का मतलब कमरे का ताप। तो ये बोल रहा है कमरे के ताप पर बर्फ का पिघलना। यार कमरे के ताप पर तो बर्फ स्वतः पिघलती है, इसका मतलब दूसरा वाला जो है वो तो हमारा एक स्वतः प्रक्रम आ जाएगा। स्वतः प्रक्रम है, स्वतः प्रक्रम है तो इसके लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव, तो दूसरे के लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव आ जाएगा। तीसरा, आइस से वाटर बन रहा है -10 डिग्री पर,
तो क्या -10 डिग्री पर आइस पिघल सकती है क्या? तो नहीं। तो इसका ये कैसा प्रक्रम है? ये हमारा एक असतत प्रक्रम बन गया। ये हो गया एक असतत प्रक्रम, और असतत प्रक्रम है इसलिए बोल देंगे इसके लिए डेल्टा जी का मान पॉजिटिव आएगा। ये लीजिए डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, असतत प्रक्रम है। फोर्थ एग्जांपल देखो, H2O लिक्विड से हमने H2O गैस बना दिया, जल का वाष्पीकरण वो भी 25 डिग्री कमरे के ताप पर। ये क्या बता रहा है? कमरे के ताप पर जल का वाष्पीकरण, यानी तो स्वतः प्रक्रम है। याद है ना, कमरे के ताप पर नदी नालों का पानी उड़ के वायुमंडल में चला जाता है, तो ये तो है कमरे के ताप पर जल का वाष्पीकरण, स्वतः प्रक्रम है। तो इसका डेल्टा जी का मान नेगेटिव आ जाएगा। ये डेल्टा जी का मान नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट, H2O लिक्विड से H2O गैस बना 100 डिग्री पर जल का वाष्पीकरण, 100 डिग्री पर जल का वाष्पीकरण, ये तो एक साम्य पर होगा, साम्य पर है ना, ये बन जाएगा साम्य पर, और साम्य पर हम क्या बोलेंगे? साम्य पर डेल्टा जी का मान 0 होता है। याद है ना, वाटर और वाटर वेपर 100 डिग्री 180 टेम्परेचर साम्य पर होती है, और साम्य पर डेल्टा जी का मान 0 होता है। चलिए देखो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को देखा जाए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड को देखे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आइस वाटर ही है, पर ताप का मान अलग अलग है। तो आप देख पा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया तो वो की वही है, पर ताप का मान अलग अलग होने की वजह से कोई अभिक्रिया साम्य पर है, कोई स्वतः है और कोई अस्वतः। इसलिए डेल्टा जी क्या बोलता है कि हम किसी प्रक्रम की स्वतंत्रता बता देंगे, पर वो बताएंगे नियत ताप पर। इसका मतलब जब कभी भी आपको किसी प्रक्रम की स्वतंत्रता निकालनी हो तो ये जरूर बोले किस ताप पर स्वतंत्रता ज्ञात करें, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया एक ही है और ताप के मान अलग अलग है ना, तो प्रक्रम स्वतः हो जाता है, कभी अस्वतः हो जाता है। इसलिए गिब्स ऊर्जा बोलता है कि गिब्स ऊर्जा की मदद से हम नियत ताप और नियत दाब पर संपन्न हो रही प्रक्रम की स्वतंत्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो जब कभी भी ऐसा हो कि ये प्रक्रम स्वतंत्र है या नहीं है, तो ये जरूर बोला किस ताप पर उसकी स्वतंत्रता आप ज्ञात करना चाहते हो। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ो। एक छोटा सा पॉइंट और है, वैसे पहले भी डिस्कस कर लिया है, फिर लिख देता हूं मैं। डेल्टा जी नोट तथा साम्य स्थिरांक के में संबंध, ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम में बता देते हैं। एक अभिक्रिया M1A प्लस M2B से हमने N1C प्लस N2D बना दिया। थर्मोडायनेमिक्स एक रिलेशन लिखा, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नोट प्लस RT नेचुरल लॉग Q। अगर आप बात करेंगे साम्य पर, तो साम्य पर डेल्टा जी का मान होता है 0, साम्य पर डेल्टा जी का मान 0, और साम्य पर Q जो अभिक्रिया भागफल है उसको बोलते हैं साम्यावस्था स्थिरांक, यानी Q को लिखेंगे K। ये दोनों चीज इसमें रखें तो फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा जी नोट बराबर माइनस RT नेचुरल लॉग K। इसको 10 बेस में चेंज किया तो बनेगा डेल्टा जी नोट बराबर माइनस 2.303 RT log K। ये फॉर्मूला आ गया। इसको बोलते हैं वन टॉप समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं इसके ऊपर। ये जो फॉर्मूला है ना, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये जो फॉर्मूला है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नेचुरल लॉग K बराबर माइनस डेल्टा जी नोट अपॉन RT, एंटी लॉग लिया तो K बराबर आ जाता है e की पावर माइनस डेल्टा जी नोट अपॉन RT। तो कई बार इस रूप में भी लिखा जाता है। तो ये रिलेशन एक ही है, बस इतना अंतर है, इसका लघु गुणक रूप है और इसका चरघातांकी रूप है। फॉर्मूला दोनों सेम ही है। ठीक है, एक नोट लिख रहा हूं। नोट ये, हमारे पास जितने भी तत्व है, जितने भी हमारे पास तत्व है, उन सबकी मानक और मुक्त अवस्था में उनकी मानक गिब्स ऊर्जा का मान 0 माना गया है। देखा हमने, सभी तत्वों की मानक तथा मुक्त अवस्था में मानक गिब्स ऊर्जा का मान 0 होता है। अब तत्व की मानक स्थिति का क्या मतलब होता है? मानक और स्थायी अवस्था का मतलब तत्व जिस रूप में कमरे के ताप और दाब पर पाया जाता है उसकी मानक स्थिति होती है। जैसे हाइड्रोजन मिलता है H2 गैस के रूप में, ऑक्सीजन O2 गैस के रूप में, नाइट्रोजन N2 गैस के रूप में, ब्रोमीन Br2 पर लिक्विड के रूप में, क्लोरीन Cl2 पर गैस के रूप में, आयोडीन I2 पर सॉलिड के रूप में, और कार्बन में क्या होता है? एक ग्रेफाइट और डायमंड है, ग्रेफाइट डायमंड में से ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ग्रेफाइट सॉलिड। तो क्या बोल सकते हैं कि H2 गैस, O2 गैस, N2 गैस, कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड, Gr का मतलब ग्रेफाइट, Br2 लिक्विड, Cl2 गैस, इन सब के लिए G नोट का मान 0 होता है। इनकी मानक गिब्स ऊर्जा का मान 0 माना गया है। ठीक है, एक पॉइंट और लिखा, हमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी नोट निकालना हो, रासायनिक अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी नोट, तो रासायनिक अभिक्रिया का डेल्टा जी नोट निकालने का तरीका वही, उत्पाद के डेल्टा जी को जोड़ दो, उसमें से क्रिया कारक के डेल्टा जी नोट को माइनस कर दीजिए। तो डेल्टा जी नोट R का मतलब रासायनिक अभिक्रिया के लिए, तो लिखा हमने डेल्टा जी नोट ऑफ ऑल प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नोट ऑल ऑफ रिएक्टेंट। जितने भी उत्पाद है उन सबके डेल्टा जी नोट को जोड़ना है, उसमें से क्रिया कारक के डेल्टा जी नोट को माइनस करना होता है। ये बिल्कुल वैसा का वैसा जैसे एंट्रोपी में बताया था। एंट्रोपी में दिए तो बताया था ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया का एंट्रोपी परिवर्तन निकालना हो, उत्पाद के एंट्रोपी परिवर्तन को जोड़ के उसमें से क्रिया कारक का एंट्रोपी परिवर्तन माइनस कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम ले रहे हैं उष्मागतिकी का तृतीय नियम। ये हमारा एक छोटा सा पॉइंट और बचा है, उष्मागतिकी का तृतीय नियम, तीसरा नियम।
उष्मा गति का तीसरा नियम क्या बोलता है? ये बोलता है कि आपके जो पूर्णतया क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, जो आपके परफेक्ट क्रिस्टल होते हैं, परफेक्ट क्रिस्टल का मतलब उन जिनके अवयवी कणों की एक निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है, उनको बोलते हैं परफेक्ट क्रिस्टल। तो आपने एक परफेक्ट क्रिस्टल लिया और परफेक्ट क्रिस्टल लेके उसका ताप बढ़ाया तो रेंडमनेस बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। अगर ताप कम किया तो रेंडमनेस कम होगी, एंट्रोपी कम होगी। ताप का मान 0 केल्विन किया तो काइनेटिक एनर्जी सबकी 0, तो एंट्रोपी भी 0 हो जाएगी। तो ये बोलता है कि आपके जो परफेक्ट क्रिस्टल है ना, जो पूर्णतया क्रिस्टलीय पदार्थ है, उनकी 0 केल्विन पर एंट्रोपी का मान 0 होता है। यही होता है थर्ड लॉ का स्टेटमेंट। 0 केल्विन ताप पर पूर्णतया क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी का मान 0 होता है। इसके कुछ अपवाद है। अपवाद का मतलब कुछ ऐसे भी पदार्थ है जिनके लिए 0 केल्विन पर एंट्रोपी का मान 0 नहीं होता है। कारण कि 0 केल्विन पर उनके अंदर रेंडमनेस, उनका अवयवी कोणों का मूवमेंट तो नहीं होगा, पर उनके अंदर अव्यवस्था थोड़ी बहुत पाई जाती है। इसलिए बोलता है इनके लिए 0 केल्विन पर एंट्रोपी 0 नहीं होती है। अपवाद आप बस केवल याद कर लेना, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। NO, N2O, CO, CO2 बर्फ समझता नहीं को क्या, एग्जाम्पल ध्यान रख लेना। चले जी, अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिया, एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान 10 है, डेल्टा जी नोट का मान ज्ञात करो। आपको साम्य स्थिरांक का मान दे दिया, डेल्टा जी नोट पूछा गया। ये वाइटॉक समीकरण का सवाल है, हमने फॉर्मूला लगा दिया। डेल्टा जी नोट बराबर होता है -2.303 RT लोग के, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करें -2.303, आंसर ऐसा करते जूल में दे देते तो आर का मान रख देता हूं मैं 8.314 इंटू टी। ताप का मान सवाल में दिया नहीं है, डेल्टा जी नोट पूछ रहा है, तो आप ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन के अंदर ताप नहीं दे रखा और नोट का मतलब मानक स्थिति दे रखा हो, तो बोला था मानक स्थिति में ताप का मान 25 डिग्री लेना। तो इस क्वेश्चन को हम ताप का मान रखेंगे 25 डिग्री का मतलब 298 केल्विन और लॉग 10, ये आंसर आ जाएगा आपका जूल के अंदर। ठीक है, इसको सोल्व करके लिख देते हैं। इसको सोल्व करें, लॉग 10 तो आ जाएगा 1, तो ये आ जाता है आपके पास में 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 298। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, किलो में चेंज कर देते हैं। तो किलो में चेंज करने के लिए 1000 का भी भाग लगा देते हैं। तो इसका जो आंसर है ये हमारे पास आ जाता है -5.7 किलो जूल। ये लीजिए, इसके लिए डेल्टा जी नोट का मान आ जाता है -5.7 किलो जूल। ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट। 298 केल्विन ताप पर एक अभिक्रिया दे रखी है हमको, 2A + B से हमने बना दिया सी गैस। डेल्टा एस का मान दे रखा है 400 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एस का मान दे रखा है 0.2 किलो जूल पर केल्विन। ताप के किस मान के लिए? नंबर 1 साम्य पर होगी और सोतो होगी। 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, ऑप्शन ही 4 बना के दे दिए। इसका मतलब आपको क्या करना है, जो पहला सवाल है उसका भी आंसर इन 4 ऑप्शन में से एक देना है और दूसरे सवाल का आंसर भी चारों में से एक देना होता है। सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो डेल्टा जी जो है ना, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये लिखा जाता है साम्य पर। इस साम्य पर डेल्टा जी का मान कितना होगा 0, तो डेल्टा जी को 0 कर दो तो ताप का मान आ जाता है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा से ताप का मान आ जाएगा। डेल्टा एच का मान दे रखा है आपको 400 किलो जूल और डेल्टा एस का मान 0.2, ये भी किलो जूल दे रखा है। इसको सोल्व करने से आ जाता है 2000 केल्विन। इससे मेरे को पता लग गया कि 2000 केल्विन पर साम्य पर है। तो पहला सवाल क्या पूछ रहा है, साम्य पर होगी तो होगी 2000 केल्विन पर। तो ए जो सवाल मेरा जो ए है ना, इसका आंसर देना है नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। दूसरा असोतो होगी, असोतो के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। सेकंड बी पॉइंट आपसे क्या पूछ रहा है, स्वतः ये तो पूछ रहा है ना, स्वतः के लिए डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव कब होगा, जब टी डेल्टा एस का मान डेल्टा एस से बड़ा होना चाहिए। टी डेल्टा एस का मान क्या होना चाहिए, जो टी डेल्टा एस है ना, इसका मान क्या हो, टी डेल्टा एस का मान डेल्टा एस से बड़ा हो। यार ये बड़ा होगा तभी तो नेगेटिव आएगा ना। यानी जो ताप है, ताप का जो मान है वो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से बड़ा होना चाहिए। ऐसे बोल देंगे ताप का मान 2000 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। तो आंसर क्या देंगे, ये लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 2000 केल्विन से ज्यादा। तो बी का आंसर दिया जाएगा दूसरा। या हमेशा पूछ सकते हैं, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये 2000 केल्विन पर साम्य पर है, 2000 केल्विन से अधिक ताप पर स्वतः है और 2000 केल्विन से कम ताप पर ये असोता है। ठीक है, अगला सवाल
नेक्स्ट एक अभिक्रिया है 2A प्लस बी गैस, हमने 2C गैस बना दिया, इसका डेल यू नोट दे रखा है -10.5, डेल एस नोट दे रखा है -44.1 जूल पर केल्विन पर मोल। अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी नोट का मान ज्ञात, उसका डेल्टा जी नोट ज्ञात करना है। देखिए डेल्टा जी नोट निकालने के लिए पहले हमको डेल एच नोट निकालना पड़ेगा, तो मैंने लिखा डेल एच नोट बराबर होता है डेल यू नोट प्लस डेल एन जी आर टी। यहाँ तक हम आ गए। डेल यू नोट ये हमारे पास है -10.5, डेल एन जी इस अभिक्रिया का डेल एन जी -1 आर इंटू टी। ताप का मान नोट का मतलब 25 डिग्री और ये किलो जूल में दे रखा है, तो याद है तो आर इंटू टी 2.5 किलो जूल होता है। इसको देखा जाए तो जो डेल्टा एच नोट है इसका मान आ जाएगा -13 किलो जूल। ये तो डेल एच नोट आ गया। आपको डेल जी नोट लेकर आना है तो फॉर्मूला लगा दिया, डेल जी नोट इक्वल टू होता है डेल एच नोट माइनस टी डेल एच नोट, ये लिखा जाता है। डेल एच नोट की बात करें तो डेल एच नोट हमारे पास -13 है, ये -13 टी, तो आपका मान रखा हमने 298 इंटू डेल एच नोट। डेल एच नोट है -44.1, तो माइनस माइनस प्लस, ये लीजिए 44.1 ये जूल है, हमने किलो में बदलने के लिए 1000 का भाग लगा दिया। इसको सोल्व करें, ये देखें -13 प्लस उसको देखें 298 multiplied by 44.1 divided by 1000 13.14 ये आ जाता है 13.14। इसको सोल्व करने से आ जाए प्लस 0.14 किलो जूल। डेल जी नोट का मान आ गया, ये लीजिए। ठीक है, होगा क्वेश्चन सोल्व। अगर आपसे बोला जाए सोता है या नहीं है, यानी 25 डिग्री पे सोता है नहीं है, तो डेल्टा जी नोट का मान क्या आ गया, पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका मतलब इस ताप पर यह असोता है। असोता है, ये जो ताप है इस ताप पर यह अभिक्रिया हमारी असोता अभिक्रिया बन गई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक सवाल और लिया हमने, इसको भी समझते हैं। सवाल है निम्न अभिक्रिया के लिए एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करो। यह अभिक्रिया दे रखी है जिसका डेल एच नोट का मान है -1648 1648 किलो जूल प्रति मोल। आयरन O2 तथा Fe2O3 की मानक एंट्रोपी का मान क्रमशः दे रखा है 27.3, 205 और 27.4 जूल पर केल्विन पर मोल। क्या अभिक्रिया 25 डिग्री पर सोते होगी? तो पहले तो हम अभिक्रिया का एंट्रोपी परिवर्तन निकाल लेते हैं। आपको याद है किसी रासायनिक अभिक्रिया का एंट्रोपी परिवर्तन कैसे निकालते हैं? तो बताया था किसी रासायनिक अभिक्रिया का एंट्रोपी परिवर्तन निकालने का तरीका समेशन ऑफ उसके जितने भी उत्पाद हैं उसके जितने भी उत्पाद है उनके एंट्रोपी को जोड़ना है, उसमें से क्रियाकारक एंट्रोपी को माइनस करना है। उत्पाद की एंट्रोपी, उत्पाद हमारे पास Fe2O3 उसके 2 मोल है और Fe2O3 की एंट्रोपी दर के 87.4, तो 2 into 87.4 ये हो जाएगा उत्पाद की एंट्रोपी माइनस क्रियाकारक एंट्रोपी। क्रियाकारक आयरन के 4 मोल, आयरन की एंट्रोपी 27.3, तो 4 into 27.3 ये लीजिए आयरन की एंट्रोपी प्लस 3 into ऑक्सीजन की एंट्रोपी, ऑक्सीजन की एंट्रोपी 205 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर हमारे पास आ जाता है जूल पर केल्विन के अंदर। रासायनिक अभिक्रिया का एंट्रोपी परिवर्तन आ जाएगा। इसको सोल्व करके देखते हैं तो ये आता है 87.4 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये तो है 174.8 माइनस 27.3 मल्टीप्लाइड बाय 2 54.6 प्लस और ये बन जाएगा 615। इसको सोल्व करें 174.8 माइनस ऐड कर देते हैं 69.6। ठीक है, इसको सोल्व करें 494 माइनस 494.8 जूल पर केल्विन, ये आ जाता है इस अभिक्रिया का एंट्रोपी परिवर्तन। 494.8 जूल पर केल्विन ये सभी क्रिया का एंट्रोपी परिवर्तन आ गया। पहला सवाल तो हो गया। दूसरा पूछा है 25 डिग्री पर सोतो होगी क्या? तो सोतो होगी तो डेल्टा जी नोट निकाल लेते हैं।
इसका डेल्टा जी नोट निकाले, डेल्टा जी नोट बराबर आता है डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एच नोट, ही आ जाएगा। डेल एच नोट सवाल में दे रखा है, डेल एच नोट का मान दे रखा है माइनस 1648, ये लीजिए इसको रखा माइनस 1648 ये किलो जूल में दे रखा है, तो आपका मान आ जाएगा 298 इंटू डेल्टा एच नोट, ये लीजिए डेल्टा एच नोट ये दे रखा है 494.8 माइनस है माइनस माइनस प्लस 494.8, अब ये जूल है और वो किलो है, इसमें 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। इसको देखें माइनस 1648 प्लस इसको सॉल्व करके देखें 298 मल्टीप्लाइड बाय 494.8 डिवाइडेड बाय 1000 147.45, ठीक है। इसमें से माइनस कर दिया हमने 1648, दिया जाता है माइनस 1500 डेल जी नोट, ये किलो जूल में आ गया। इसका जो डेल जी नोट है इसका नेगेटिव मान है और नेगेटिव मान ये बता रहा है ये प्रोग्राम स्वतः होगा, तो बोल सकते हैं आंसर देंगे 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया स्वतः है, ये लीजिए 25 डिग्री पर यह अभिक्रिया स्वतः हो गई, ठीक है। ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो जो मैंने आपको सोल्व करा दिया, ओके।